Good morning, class. We were doing lesson 14, the economic planning and concept. Okay, इसमें हमने पेज नंबर 272 तक किया था. Okay, now we will start from here. The thought of economic planning. हम डिफरेंस पढ़ रहे थे. Okay, इकोनॉमिक प्लानिंग में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर. Okay, so now we would continue from here. The thought of economic planning influenced the Indian scholars and intelligentsia greatly. क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का जो थॉट है, जो ओके आइडिया था, उनसे हमारे इंडियन स्कॉलर्स और जो इंटेलिजेंसिया है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा इसका. During the decade of 1930 to 1940, various Indian scholars presented several suggestions for planning and extend their support to adopt the path of development through दिस. क्या करें, 1930 से 40 के बीच, ये जो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड था, काफ़ी सारे हमारे जो इंडियन स्कॉलर्स हैं, ओके स्कॉलर्स का मतलब जो विद्वान वगैरह रहे हैं, ओके काफ़ी अच्छे, उन्होंने काफ़ी सारे सजेशंस ओके हमारे सामने प्रेजेंट किए प्लानिंग के लिए, और उन्होंने ओके एंड दे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ डेवलपमेंट थ्रू दिस. और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है. In the history of Indian economic planning, first effort of this kind was made by Sir M. Vishwesvaraya in 1934. इस इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे पहले जो कोशिश की थी वो सर एम विश्वेश्वरैया ने की थी 1934 में, इन हिज बुक नेम प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया. उनकी एक बुक थी जिसका नेम था प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया. उस बुक में उन्होंने क्या बताया, ही प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने बताया कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो कैसे प्लानिंग के साथ हो सकता है. ओके, कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि प्लान डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्लानिंग की बात की जा रही है. ओके, इस प्लानिंग के अंदर हम ज़्यादातर 5 ईयर्स प्लान्स पढ़ेंगे. ओके, जिसमें किसी एक मोटिव को, एक ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर बढ़ते हैं. After independence, in order to form 5-year plans, the government of India formed the Planning Commission in 1950 through an oath. कि इंडिपेंडेंस के बाद में 5-year प्लान्स के लिए 5 ईयर्स प्लान्स को बनाने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में. Its main objective was to evaluate the resources of the nation and to increase them and to form plan for sensible and balanced use of these resources. ये जो प्लानिंग कमीशन बनाया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या था, वॉज टू इवेल्यूएट द रिसोर्सेज. पहले रिसोर्सेज को हम इवेल्यूएट करें, क्या है, कितना है कंट्री के पास में, फिर उनको बढ़ाया जाए इन रिसोर्सेज को, और ऐसे 5 ईयर प्लान बनाए जाए ताकि इन रिसोर्सेज को हम सेंसिबली, मतलब सोच समझ के अच्छे से बैलेंस तरीके से काम में लें, जिससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो. Another major function of the Planning Commission was to fix various objects and targets on priority basis and to suggest the road map for allotment of resources. दूसरा जो मेजर फंक्शन था प्लानिंग कमीशन का वो ये था कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाए, मतलब उद्देश्य क्या है, टारगेट फिक्स किए जाए प्रायोरिटी बेसिस पे. प्रायोरिटी बेसिस का मतलब सबसे पहले किस फील्ड में डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा है, पहले प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए. एंड टू सजेस्ट द रोड मैप फॉर अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज. एक रोड मैप का मतलब एक कच्चा मैप बनाना कि रिसोर्सेज को कहाँ अलॉट किया जाए, कौन सी फील्ड में किस रिसोर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी फील्ड में डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी एक प्लानिंग की जाए प्रायोरिटी बेसिस पे, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स और टारगेट्स डिसाइड किए जाए. Planning Commission was a constitutional and advisory institution. कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, एडवाइजरी मतलब जो सलाह देता है. In August 1952, the government of India formed National Development Council through an oath. कह रहा है कि अगस्त 1952 में इंडिया की गवर्नमेंट ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया. मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन, इसको बनाने के पीछे जो मेन मकसद था वो क्या था, was to include the state and union territories of India in the formation and implementation of plan. कि जो भी हम 5 years प्लान बनाएं उसमें हम हमारे इंडिया की स्टेट्स को भी शामिल करें, यूनियन टेरिटरीज़ को भी शामिल करें, एंड टू डिसेंट्रलाइज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. और जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको डिसेंट्रलाइज करें. इसका मतलब सिर्फ कंट्री में नहीं, हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, हर जगह जो भी कोई 5 year प्लान बनाया जा रहा है उसका फ़ायदा हो.
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव्स द प्लान फॉर्म बाय द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने जो प्लान बनाया वो नेशनल डेवलपमेंट ओके एनडीसी ने उसको क्या किया, अप्रूव किया एंड इवैल्यूएट्स द प्रोग्रेस ऑफ द प्लान एट टाइम्स। ओके, टाइम टू टाइम इसकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट भी किया गया। स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स और इट्स गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। स्टेट के चीफ मिनिस्टर सीएम, एडमिनिस्ट्रेटर्स और गवर्नर्स जो थे ओके वो भी इस इंस्टीट्यूशन के नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स के मेंबर थे। द प्लानिंग कमीशन फंक्शंस अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव सुपरविजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो प्लानिंग कमीशन था ये किसके अंडर काम करता था, ओके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन मकसद थे इंडिया में वो क्या है। इन इंडिया प्लानिंग वॉज अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि इंडिया में जो प्लानिंग अडॉप्ट की गई थी ओके वो हमारी कंट्री में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए की गई थी। ओके, ये जो प्लानिंग थी ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट माना जा रहा है। The path of planning was adopted to fulfill the pre-independent dreams of future India. ओके, ये जो प्लानिंग की गई ओके इसका मेन मकसद क्या था कि इंडिपेंडेंस से पहले कंट्री की ओके हमारी फ्री होने से पहले जो ड्रीम्स थे, जो सपने थे उनको फुलफ़िल करने के लिए ओके इंडिया फ्यूचर इंडिया में पास्ट के प्री इंडिपेंडेंट ड्रीम्स को फुलफ़िल किया जाए, यही इस प्लानिंग का मेन मकसद था। In every 5-year plan, various aspiring objectives and targets were fixed. Okay, 5 years plan में काफ़ी सारे objectives, काफ़ी सारे target fix किए गए, efforts लगाए गए, कोशिशें की गई उनको achieve करने के लिए। In a nutshell, following are the objectives of planning in India. Okay, in short अगर देखा जाए तो प्लानिंग की क्या क्या मेन मकसद थे वो इन शॉर्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टू अचीव द टारगेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट्स को अचीव करना सबसे बड़ा मकसद। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री के सामने, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। टू लेसन इनकम डिस्पैरिटी, कंट्री में इनकम की जो इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं उस डिफरेंसेस को कम करना। टू इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को उखाड़ फेंकना। एंड इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, और इनकम की जो इतनी इनइक्वलिटी है ओके रिच आर सो रिच एंड पुअर आर सो पुअर, उस इतने बड़े गैप को कम करना। एंड स्टैब्लिश सोशल जस्टिस, ओके एंड सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस को क्रिएट करना। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेना। एंड एक्सपेंडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके और लोगों के सामने जॉब्स अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। टू अचीव सेल्फ डिपेंडेंस इन ऑल सेक्टर, हर एक सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंस हो, स्पेशली इन फूड ग्रेन एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल प्रोडक्शन। ओके फूड ग्रेन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ डिपेंड हो हमारी कंट्री, हमें बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करना पड़े, नहीं मंगवाना पड़े। टू मॉडर्नाइज द ट्रेडिशनल इंडियन इकनॉमी, ओके जो हमारी पुरानी इंडियन इकनॉमी थी उसका थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करना, न्यू टेक्निक्स उसके अंदर इंक्लूड करना। इसके बाद है नेक्स्ट, टू एक्सपेंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एंड अचीव अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिकल फैसिलिटीज़ को एजुकेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना और पब्लिक वेलफेयर मतलब लोगों के फ़ायदे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इस तरीके से इंक्रीज़ करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर हो सके। टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिकॉज विदाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम मीनिंगलेस। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना मतलब कि हमारी जो कंट्री की जो इकनॉमी है, फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल रहे, क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। रूरल डेवलपमेंट, एक्सपेंडिंग सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा।
रूरल डेवलपमेंट, ओके, विलेजेस का डेवलपमेंट, एक्सपेंडिंग सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ओके, सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज को बढ़ाना, इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन, इरेडिकेशन ऑफ रीजनल इनइक्वलिटीज़, ओके, एरिया वाइज, रीजनल का मतलब ओके इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी एरियाज़ हैं ओके जो काफ़ी बैकवर्ड है, काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और कुछ हैं जो काफ़ी डेवलप्ड है। तो ये जो इनइक्वलिटी है रीजनल, इसको भी हटाना ओके, और हर एक एरिया में के अंदर इक्वल वे में डेवलपमेंट करना। ओके, अब हम देखेंगे 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। क्या कह रहा है कि अप टिल नाउ 12 5 ईयर प्लान्स हैव बीन फॉर्म इन इंडिया। आज तक 12 5 ईयर्स प्लान बन चुके हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, जिनका सबका एक ही मकसद था, प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एक प्लान तरीके से। ड्यू टू इंडो ओके पाक वॉर, कंटिन्यूस ड्रॉट, इंक्रीज इन प्राइस एंड ओके डेट्रियोशन ऑफ रिसोर्सेज, the process of formation of plan was okay interrupted after the third 5 year plan। क्या कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से ओके लगातार सूखा पड़ रहा था, चीज़ों की प्राइस लगातार बढ़ रही थी, रिसोर्सेज जो है हमारे वो ख़त्म होते जा रहे थे। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लान वॉज इंटरप्टेड आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान। और ये जो प्रोसेस था प्लानिंग का, ये भी हमारा डिस्टर्ब हुआ थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद में। सो 3 एनुअल प्लान्स वर फॉर्म, इसलिए 5 ईयर प्लान के बजाय बाद में 3 एनुअल प्लान बनाए गए। एनुअल का मतलब आपको पता है पर ईयर, ओके, और बिटवीन 1966 टू 69 ओके, एक साल की प्लानिंग की गई। द पीरियड इज़ कॉल्ड एज प्लान हॉलीडे, ओके, इस पीरियड को प्लान हॉलीडे कहा गया। The then Janata government ended the 5th 5 ईयर प्लान बिफोर द completion of its term। क्या कह रहे हैं कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 5 ईयर प्लान को उसके कंप्लीट होने से पहले ख़त्म कर दिया, एंड प्रेजेंटेड अ परपेचुअल प्लान फॉर 1978 टू 83, और बीच में एक दूसरा प्लान प्रेजेंट कर दिया गया 1978 से 83 के बीच में। उसके बाद में 1980 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस प्लान को भी ख़त्म किया और 6 5 ईयर प्लान को अनाउंस कर दिया, जिसका ड्यूरेशन था 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च 1985 तक। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 1978-79 वॉज इंक्लूडेड इन द 5th प्लान फॉर 1979 टू 80। इट वॉज कंसिडर एज 1 ईयर प्लान, इसको 1 ईयर प्लान अनाउंस किया गया। इन द सेम वे, ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि कंट्री की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, द 8 5 ईयर प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन 1990, इसलिए जो 8 5 ईयर प्लान था वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। रैपिड असैमिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, वॉज द बेसिस ऑफ 12 5 ईयर प्लान, ओके, 12 5 ईयर प्लान के सब बेसिस से। अ कंसोलिडेटेड टारगेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ 8% हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर दिस प्लान, ओके, इस प्लान की ग्रोथ रेट फिक्स की गई 8%, एंड along with this achievable targets such as eradication of poverty, इसके साथ साथ कुछ टारगेट फिक्स किए गए जैसे कि eradication of poverty, ओके, गरीबी को हटाना, डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी है, ठीक है, उसको कम करना, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाना, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ओके, हेल्थ केयर और जो एजुकेशन ओके अपॉर्चुनिटी सर्विसेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ये टारगेट्स भी इसके साथ साथ फिक्स किए गए। नाउ सी रोलिंग प्लान, इन दिस द करंट प्लान इज़ अपडेटेड एंड एडिटेड आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड, ओके, इसमें क्या किया जाता है, एक प्लान अपडेट किया जाता है और एडिट किया जाता है एक फिक्स टाइम पीरियड में। इन दिस दैर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑल्टर द टारगेट, ओके, इसमें ये प्रोविज़न है कि आप अपने टारगेट्स को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, एस्टिमेट्स को, रिसोर्सेज अलोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द करंट प्लान। अब ये देखिए कि इंडिया के अंदर जो 12 प्लान्स बने हैं, ओके, उनका शेड्यूल टाइम पीरियड यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट प्लान जो था वो अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक था। सेकंड था 56 से 61, देन 61 से 66, ओके, फिर 69। अब आपको पता है 66 से 69 के बीच में 3 1 1 ईयर के प्लान बनाए गए थे। फिर
ओके 69 से 74, 74 से 79, फिर 80 से 85, 85 से 18, ओके 1990, फिर 92 से 1997, फिर 2002, 2002 से 2007, 7 से 2012 और 12 से 2017 तक। अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग। नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया was formed by the सेंट्रल कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। फिर है कि नीति आयोग या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट भी कह सकते हो आप, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजेस लाना, ओके, कि इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया की जो बहुत ही पुअर कंडीशन थी, ओके, उसमें कुछ डेवलपमेंट सेट करने के लिए, इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री की, ओके, उसमें खड़ा करने के लिए कैटेगरी में इंडिया के अंदर काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ये नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया। किसने बनाया? इट वॉज मेड बाय द सेंट्रल कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर थ्रू एन ओथ ऑन 1 जनवरी 2015 को ये बनाया गया। एट प्रेजेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द चेयरमैन। अभी इस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो इसके चेयरमैन हैं, ओके। अरविंद प्रयाग इज़ द वाइस चेयरमैन एंड अमिताभ कांत इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग। ऑल द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हमारे जितने भी कंट्री के स्टेट है उन सबके CM जो है चीफ मिनिस्टर, एंड इसके ओके जो गवर्नर्स हैं यूनियन टेरिटरीज़ की, वो नीति आयोग के मेंबर्स हैं। नीति आयोग फॉर्म स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग क्या करता है? बहुत ही स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोग्राम बनाता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंट। इसके साथ साथ ये कुछ टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। इट एक्ट्स एज अ थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक आप कह सकते हो, मतलब जो सारी प्लानिंग कर रहा है, ओके, टेक्निकल असिस्टेंट उनको प्रोवाइड करवा रहा है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना रहा है। अंडर इट्स एजेंडा ऑफ द under its agenda of development, the central government has discontinued the planning commission and formed the नीति आयोग। इसी एजेंडा के तहत, ठीक है ना, क्या किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया और नीति आयोग बनाया गया। दिस इज सिग्निफिकेंट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था। नीति आयोग इज़ एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टेट्स टू कम फॉरवर्ड एंड जॉइन हैंड फॉर नेशनल वेलफेयर। नीति आयोग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था सारे स्टेट के लिए, कंट्री के, कि वो आगे आए और हमारी कंट्री की वेलफेयर के लिए, ओके, हाथ से हाथ मिलाकर आगे वर्क करें। दिस गिव्स प्रमोशन टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देयर आर 2 पॉइंट्स इन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग को बनाने के पीछे 2 मेन पॉइंट थे। फर्स्ट तो ये था टीम इंडिया हब, ओके, और दूसरा था नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब, इट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ ज्वाइनिंग द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट को ज्वाइन कर, ओके, सबको एक साथ ज्वाइन करता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, किससे ज्वाइन करेगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से। और नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या परफॉर्म करता है? इट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ नीति आयोग। ये नीति आयोग को, ओके, पावर प्रोवाइड करता है, इसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। सो नीति आयोग इज़ अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या कहता है? एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट था, ओके, बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप था इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। So class, what we have studied in this chapter about the economic planning, the economic development, okay, इंडिपेंडेंस के बाद में कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, ओके, क्या क्या 5 ईयर प्लान बने, इसके लिए कौन कौन से कमीशंस, ओके, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ओके, इसमें हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को हम किस तरीके से उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं, ओके, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम कैसे दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं कि ओके, हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस स्पीड से हो रहा है, ओके।
इसके अंदर हमने पर कैपिटा इनकम पढ़ा था, ओके, जिसके थ्रू हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री की जो लोग हैं उनका भी जो लाइफ स्टाइल है, ओके, वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना बढ़ रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके. एंड okay class, now see, I would explain some question answers also. The first is define national income. Okay, what is national income? National income refers to the sum total of the income earned as a result of contribution of all the existing resources in process of production in a financial year of country का जो financial year होता है, okay, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. उसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, ओके, उनके कंट्रीब्यूशन से कितनी इनकम अर्न हुई है, ओके, कंट्री के अंदर, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं. फिर है डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी. व्हाट इज़ जीडीपी? द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी का मतलब मनी से ही होता है, of all the final goods and services in a financial year of a country is known as GDP. okay, कि कंट्री के अंदर जो भी फाइनली प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का, सर्विसेज का, उन सब की मॉनेटरी वैल्यू का पता लगाना, ओके, उसे हम कंट्री की जीडीपी कहते हैं. When was National Income Committee formed to calculate national income? नेशनल इनकम काउंट करने के लिए नेशनल इनकम कमेटी कब बनाई गई? okay, it was formed under the chairmanship of P.C. okay, Mahalanobis in August 1949, who performs the work of calculating national income at present in India. okay, at present हमारी कंट्री में नेशनल इनकम को काउंट करने का काम कौन करता है? At present, work of calculating national income is being done by Central Statistical Organization. okay, into how many sector has economy been classified? कितने सेक्टर में इकोनॉमी को क्लासीफाई किया गया, उनके नाम बताइए. ओके, 3 सेक्टर्स पढ़े थे हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर. क्लास दीज आर सो इम्पॉर्टेंट, ओके, मे कम इन योर एग्जाम. 3 सर्विसेज इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर. टेरिटरी सेक्टर्स के 3 ओके सर्विसेज के नाम बताने हैं आपको. ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड वेयर हाउसिंग, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारे टेरिटरी सेक्टर में आते हैं. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम. ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बताता है कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, अलॉन्ग विद दिस फेवरेबल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी. इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं. ओके, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, टेक्निकल डेवलपमेंट में, सोशल आउटलुक में, मतलब ओवरऑल यू कैन से दैट कंट्री इज़ डेवलपिंग. ओके, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट आ रहा है, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, कंट्री का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हो, टेक्निकल डेवलपमेंट हो, ओके, लोगों का लाइफस्टाइल हो, उनका सोशल आउटलुक हो. राइट द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया. उनकी बुक का नाम था प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया. विच 5-year प्लान वॉज एंडेड 1 year प्रायर ऑफ इट्स पीरियड. कौन सा 5-year प्लान था जो ख़त्म होने से 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया? 5th 5-year प्लान. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. नाउ सी द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. वाई शुड नेशनल इनकम बी कैलकुलेटेड. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? गिव एनी 3 रीजन्स. नेशनल इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देंगे. इट रिफर्स टू द मॉनेटरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमी. ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं. नाउ सी द 3 रीजन्स. फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए. ओके, मतलब ये ओके श्योर करने के लिए कि कंट्री इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रही है. इंक्रीज इन यूटिलिटी रेट, कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. यूटिलिटी रेट को इंक्रीज़ किया जाता है चीज़ों को मतलब यूज़फुल बनाने में. ओके, इन्वेस्टमेंट की कंडीशन देखी जाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पता लगाया जाता है. सब कुछ कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम का पता लगाते हैं.
डिटर्मिनेंट ऑफ रीजनल ग्रोथ, ओके, रीजनल ग्रोथ मैं आपको बता चुकी हूँ, एरिया वाइज उसका पता लगाया जाता है। एंड ट्रांसफॉर्म नेचर ऑफ वेरियस कंडीशंस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इट्स कैलकुलेशन, ओके। तो नेशनल ओके इनकम को पता लगा के ही इन सबको इंश्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट है फॉर कंपेयरिंग द इकनॉमीज ऑफ वेरियस कंट्री, हमारी कंट्री की इकनॉमी को दूसरी कंट्री की इकनॉमिक से कंपेयर करने के लिए भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना इम्पॉर्टेंट है। कंट्रीज कंपेयर्ड विथ इकनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज थ्रू कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑन द सेम बेसिस पॉलिसीज और फॉर्म फॉर फ्यूचर रिफॉर्म, और इसी के थ्रू फिर आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ 5 ईयर्स प्लान्स बनाए जाते हैं कि कहाँ हम पीछे हैं। फॉर बिल्डिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम, ओके, प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑब्टेन फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम काउंट करने के बाद में जो डेटा हमारे हाथ में आता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम्स फॉर्म करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके, फ्यूचर टाइम में। Who was the first person to calculate national, okay, income in India and when was this done? दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने सबसे पहले कैलकुलेट की थी। कब की थी? in 1868। Write the names of 3 scholars who calculated national income of India before independence। ओके, 3 स्कॉलर्स के नेम बताने हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले नेशनल इनकम को काउंट किया था। तो ये कौन कौन थे? ओके, फिनले शिराज, डॉक्टर V.K.R.V. राव एंड R.C. देसाई, ओके। फिर है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? नेशनल इनकम इज़ नॉट अ सुटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कह रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेशनल इनकम एक ओके सूटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। सिर्फ नेशनल इनकम का पता लगा के हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं जज कर सकते। It doesn't accommodate the effort of change in population, okay। पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आए हैं उसके इम्पैक्ट को ये नहीं अकोमोडेट करता, नहीं बताता। एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इज़ कंसिडर टू बी अ मच बेटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या कह रहा है कि नेशनल इनकम के कंपैरेटिवली अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो ये एक इट्स अ गुड यूनिट, इट्स अ बेटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ओके। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताती है। वाई सो? बिकॉज इट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन इट्स कैलकुलेशन, क्योंकि ये भी बताती है कि पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। और इसको कैसे पता लगाया जाता है? हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में पॉपुलेशन का डिवाइडेशन किया जाता है, ओके। पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो पता लग जाता है कि पर पर्सन एवरेज कितनी इनकम कंट्री में हो रही है, और अगर वो जितनी अच्छी है, ओके, लोगों का लाइफस्टाइल उतना अच्छा है, लोगों को उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की चांसेस है। नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर। इंडिया में पहले भी कह चुकी हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ओके, कि सारे सेक्टर्स में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, बट द हाईएस्ट डेवलपमेंट हैज़ बीन नोटिस इन टेरिटरी सेक्टर। पर सबसे ज़्यादा चेंज टेरिटरी सेक्टर में देखा गया है। As a result, territory sector emerged as the largest sector of production by replacing the primary sector। इसलिए पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर था और टेरिटरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। Although in India, significant change has been noticed in the contribution of all these 3 sectors। क्या करें? हालांकि इंडिया में तीनों सेक्टर में बहुत ओके ग्रोथ की है इन कॉन्टेक्स्ट टू GDP, बट देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। बट हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अभी भी वैसी की वैसी है, ज़्यादा कोई खास चेंज नहीं आया है। वाई डिड ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट अकर फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर? ओके, जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर से बाकी 2 सेक्टर में क्यों नहीं ट्रांसफ़र हुआ? इसके पीछे रीज़न ये है दैट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वर नॉट जनरेटेड, कि ओके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जनरेट हो रही है सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में। एज अ रिज़ल्ट अराउंड हाफ ऑफ द वर्कफोर्स इन द नेशन इज़ एम्प्लॉय इन प्राइमरी सेक्टर। इसलिए हमारी कंट्री की आधी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर मतलब खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में लगी हुई है,
whose contribution in GDP is even lower than 50%. अब देखो ओके 50% पॉपुलेशन सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन कर रही है, ओके जबकि बाकी का जो है वो सारा सेकेंडरी और टैरिटरी सेक्टर से आ रहा है 85%. ओके सो नाउ थैंक यू.